देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समतल में गति, यानी कि हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं और वहाँ पर किस तरह से किसी पार्टिकल की क्या गति होती है हम यह स्टडी कर रहे हैं ना। और प्लेन का मतलब क्या होता है कि वस्तु जो है, कोई भी जो वस्तु जो गतिशील है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा है, या वो एक्स वाई हो या फिर वाई जेड हो या फिर जेड एक्स हो, यानी कि उसके 2 कोऑर्डिनेट्स में चेंज होना चाहिए। जबकि जो हमारा लास्ट चैप्टर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वस्तु की केवल एक कोऑर्डिनेट में चेंज की हम बात कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं समतल में गति, वो टॉपिक उन बच्चों को आज की क्लास मतलब इतनी अच्छी लगेगी और उन्हें ईजिली समझ में आ जाएगा जिन्होंने 3rd चैप्टर, जो हमारा 3rd चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ रखा हो, प्लस जो अब तक हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है ना कि वेक्टर क्या होते हैं, इनका कैसे एडिशन करते हैं, वेक्टर का जो त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज जो नियम था योग के लिए, वो सब जिन बच्चों ने वो क्लासेस देख रखी है और उन्हें वो चीज़ें अच्छे से क्लियर है, उन्हें आज की क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यही कि अगर आपको प्लेन मोशन को समझना है कि प्लेन में जो मोशन हो रहा है उसको समझना है तो आपको वेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानना होगा। इसीलिए हमारे जो लास्ट 3 या 4 जो वीडियो हैं वो सारे के सारे वेक्टर पे बेस्ड थे और हमने वेक्टर को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, समतल में गति, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स आप लोग ज़रूर बनाते रहिए। और अगर वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। चलिए अब देखिए हम लोग आज करेंगे क्या, हम मोशन इन ए प्लेन स्टडी करेंगे और वहाँ पर हम वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो कैलकुलेट करेंगे। जब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, जब वेलोसिटी मिल जाएगी तो हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे। मतलब वही सारे काम करेंगे जो हम 3rd चैप्टर में करके आए हैं, बस वहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन के लिए ये सब किया था, यहाँ पर हम एक प्लेन के लिए ये सब करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी वस्तु है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉर्मली 3 कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड, यही तो स्टडी करते हैं हम। अब अगर आपकी वस्तु इस तल में, कौन से तल में, एक्स वाई तल में है, तो हम कहेंगे कि वस्तु हमारी एक्स वाई प्लेन में, यानी कि उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये प्लेन जो है वो कौन सा प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली अगर आपकी वस्तु वाई और जेड में हो तो आप लोग क्या कहेंगे कि वस्तु के वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वस्तु वाई जेड प्लेन में गति कर रही है, यही तो होगा। और अगर आपकी वस्तु किस में हो, जेड और एक्स प्लेन में हो, तो आप कहेंगे कि वस्तु के एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स परिवर्तित हो रहे हैं। इट मीन्स हमारी वस्तु कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। मतलब ये कि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड में से किन्हीं भी 2 कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु एक प्लेन में मोशन कर रही है। अब वो प्लेन कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स परिवर्तित हो रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये मूल बिंदु है और हम एक्स वाई प्लेन लेके चल रहे हैं। ओके, एक्स और वाई हमारा प्लेन है, यानी कि हमें एक्स और वाई में चेंज करना है। ये वाई है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखिए कोई, ये इसका ओरिजिन है, ये तो आपको पता ही है कि तीनों जो एक्सिस होते हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो यही तो हमारा ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेके चलते हैं, 0 0 0, पता है ना ये सब। चलिए, तो हमारी जो वस्तु है वो एक्स वाई प्लेन में गति कर रही है, वस्तु ओरिजिन से चलना स्टार्ट करती है और बिंदु पी पर पहुंच जाती है। ये रहा हमारा बिंदु पी। ओके, अब देखिए पी पर पहुंच गई तो हमने आप लोगों को बताया था मैंने लास्ट क्लास में क्या, कि हम हमेशा वस्तु का क्या लेंगे, पोजीशन वेक्टर लेंगे ना। और हमने पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा भी था।
उसकी डायरेक्शन भी लिखना सीखा था कि वस्तु जिस दिशा में जा रही है, ओरिजिन से देखने पर वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है वही उसके पोजीशन जो वेक्टर है, स्थिति सदिश, उसकी दिशा होगी। तो मैं जब यहाँ खड़ी होकर इस वस्तु को देखूंगी तो ये मुझे पी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है ना। तो बताइए, इसका एरो यानी कि इसका जो हेड है, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मैंने पी को ओ से जोड़ दिया और इसका एरो या इसका हेड हम कहाँ देंगे, पी की तरफ, ठीक है। यानी कि इसकी डायरेक्शन ये हो गई ओपी वेक्टर और इसका पोजीशन जो वेक्टर है वो मैंने कह दिया आर। क्या कहा, आर। अब वस्तु बिंदु पी पर पहुंच गई। अब वस्तु बिंदु पी से बिंदु पी डैश पर जा रही है। कहाँ जा रही है, पी डैश पर जा रही है। यहाँ पर ये पहुंच गई। अब यहाँ से ये पी डैश की तरफ चल रही है। जब मैं मूल बिंदु पे खड़ी होकर इसको देखूंगी तो वापस इसकी डायरेक्शन मुझे क्या दिखाई देगी, ओपी डैश वेक्टर, यही तो होगा। इसलिए इसका एरो मैंने कैसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। और इसकी दूरी मान ली या इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कितना मान लिया बच्चों, आर डैश। आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप R1 R2 लेके भी कर सकते हैं। भाई डेरिवेशन सेम रहता है, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि जो भी सिंबल आप यूज कर रहे हो उसके नीचे आप लिखिए कि आपने इस चीज को क्या माना है। भाई नहीं मानोगे तो सामने वाला कुछ भी समझ सकता है। तो बस आप डिनोट करिए कि ये चीज इस चीज को बता रही है, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया आर डैश वेक्टर, ये वाला पोजीशन जो वेक्टर है उसको मैंने कहा आर डैश। अब हमें पता है वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रही है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है ना। विस्थापन, वेग, त्वरण, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा है ना 3rd चैप्टर में। तो अब देखिए वस्तु P से P डैश पर जा रही है, यानी कि जो P है वो तो इसकी इनिशियल स्टेट हो गई ना। इसको मैं XI या फिर इनिशियल स्टेट लिख दूं और ये इसकी हो गई फाइनल स्टेट हो गई। विस्थापन आप लोगों को पता है, पढ़ा है आप लोगों ने कि जो विस्थापन होता है वो केवल और केवल वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है ना। वो किस पथ पर चली, कैसे चली, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्रारंभिक और अंतिम देखिए आप, तो बस यही होता है। अब बताइए विस्थापन जो सदिश है, यहाँ पे विस्थापन सदिश निकलेगा, उसकी दिशा क्या होगी। भाई वस्तु इनिशियल से फाइनल की ओर जा रही है, तो बताइए एरो कैसे लगेगा विस्थापन का, ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा, P से P डैश की ओर। बस प्लेन में मोशन के लिए आपको डायरेक्शन से देखना आना चाहिए। अगर आपने डायरेक्शन से गलत लगा दी, इट मीन जब आप वेक्टर लो लगाओगे एडिशन वाला या कुछ भी करोगे तो वो भी गलत ही आएगा ना। तो आपको डायरेक्शंस को अच्छे से लगाना आना चाहिए। भाई वस्तु यहाँ से यहाँ जा रही है तो यही तो डायरेक्शन होगी ना, ठीक है। तो ये हो गया PP डैश या फिर हमारा विस्थापन सदिश, जिसे हम डेल्टा आर कह देंगे। भाई दोनों का वही तो होगा, तो हम इसको अभी आगे चल के डेल्टा आर भी कह सकते हैं। अब देखिए जिस दिशा में विस्थापन होगा डेफिनेटली जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी तो वही होगी। ऐसा ही तो होता है भाई, जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में तो आपकी वेलोसिटी होगी। तो ये रही मेरी v की दिशा। तो ये चीज समझ में आई, क्योंकि विस्थापन की दिशा ऐसे है, इट मीन्स v की दिशा भी यही होगी। अब हम पहले विस्थापन कैलकुलेट करेंगे, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहिएगा। आपको अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। और जिन बच्चों को ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वेक्टर की क्लासेस, जो भी वेक्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें पहले अच्छे से देखिए, क्योंकि वहीं से ये चीज़ें निकल के आ रही है। हम ये सारी चीज़ें वेक्टर्स की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो वेक्टर आपको अच्छे से आएगा तो ही आप मोशन इन ए प्लेन स्टडी कर पाओगे। ओके बच्चों, अब देखिए तो ये हो गया वेक्टर आर, ये हो गया वेक्टर आर डैश और ये हो गया हमारा डेल्टा आर, यानी कि विस्थापन, ये दूरी विस्थापन है, ठीक है। अब देखो ये वस्तु यहाँ पर थी पहले, तो एक्स अक्ष पे इतनी दूरी पर थी, फिर यहाँ चली गई, तो इन दोनों के मध्य का जो गैप है वो डेल्टा एक्स हमने कह दिया। क्यों कह दिया भाई, पहले वस्तु की एक्स अक्ष से दूरी इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो कितनी दूरी वो चली उसी को तो हम डेल्टा कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। तो ये हो गया डेल्टा एक्स।
सिमिलरली वाई में भी यही होगा कि ये इतनी सी दूरी आपकी क्या कहलाएगी, डेल्टा वाई। और जो आपको ये पाथ दिखाई दे रहा है ना येलो येलो लाइन का, इट मीन्स ये वस्तु का पाथ है, तो हम इसके पाथ के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट लेके चल रहे हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए दूसरा डायग्राम, मतलब इसी चीज को दिखाया गया है नीचे। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि किसी समतल में स्थित कण P का XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या माना है, R। मैं बता चुकी हूँ आपको डायग्राम में, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं। हमने बताया था कि पोजीशन जो वेक्टर है उसको हम कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो बताया था, याद करिए। जैसे ये बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट है XY और ये इसका स्थिति सदिश है R, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। तो हमने R को लिखा था X और X के रेस्पेक्ट में इसका यूनिट वेक्टर क्या होता था जो इसकी दिशा को बताता था, I कैप। तो X I कैप प्लस Y J कैप लिखा है ना हमने, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। तो हमने यहाँ से R को ऐसे लिख दिया। आई होप आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जहाँ x तथा y, ये जो x और y है वो क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस के अनुदिश इस r वेक्टर की क्या है, कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स ही था, कंपोनेंट्स यानी कि घटक बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो हिंदी में, इसको घटक। चलिए अब हमने मान लिया कि कोई जो पार्टिकल है वो हमारा एक कर्व के अनुदिश गति कर रहा है। जो भी बताया था ना ये येलो वाला कर्व, इसके अनुदिश हमारा पार्टिकल गति कर रहा है। अब देखिए किसी क्षण t पर, मतलब किसी टाइम t पर वो P से P डैश पर चला गया और उसको टाइम कितना लगा, t लगा। तो हमने उसके अनुदिश पोजीशन वेक्टर को क्या कहा, r डैश कहा ना। अब देखिए तो r डैश को हम कैसे लिखेंगे, अब हमें विस्थापन लिखना है। क्या लिखना है, विस्थापन, कि इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट रहा, हमें वो निकालना है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे हमारा वेक्टर एडिशन लॉ, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ ही तो हमें तीन चीज़ों के बीच में कुछ देता है, रिलेशन देता है ना। जैसे आप लोग अगर थोड़ा सा याद करेंगे, ये R1 है, मान लो इसकी डायरेक्शन ये है, ये R2 है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो तीसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वो हम कैसे लेते थे, जैसे ये विस्थापन हो गया डेल्टा R। तो वेक्टर एडिशन लॉ ये कहता है कि एक का हेड एक का टेल देखिए, मतलब जो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं उनको आप ऐड कर दीजिए और जो तीसरा उनके विपरीत चल रहा है उसके बराबर कर दीजिए। देखो R1 इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसका हेड इसका टेल मिल रहा है, फिर डेल्टा R भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। अब देखो यहाँ पे दोनों के हेड मिल रहे हैं ना, इट मीन्स ये R2 इन दोनों के अपोजिट है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो इसको। तो हम इसको किसके बराबर करेंगे, R2 वेक्टर के, ऐसा ही तो होगा। तो ये था हमारा वेक्टर एडिशन लॉ, था ना। अब देखिए ये हमारा वेक्टर एडिशन लॉ था। अब इसी वेक्टर एडिशन लॉ को हमें हमारे डायग्राम में लगाते हुए डेल्टा R निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा R। अब देखिए लगाइए, यहां से देख लीजिए, ये डायरेक्शन है आपकी R की, ये डायरेक्शन है आपकी डेल्टा R की, और ये डायरेक्शन है हमारी R डैश की। इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ होच पोच हो रहा है ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये डायरेक्शन थी हमारी वेक्टर R की, यही थी, ये डायरेक्शन थी हमारी वेक्टर R डैश की, और ये डायरेक्शन थी हमारी वेक्टर डेल्टा R की। देखिए किसके हेड किसके टेल से मिल रहे हैं, इट मीन्स कौन एक दिशा में है और कौन अपोजिट है। यहाँ से चलना शुरू करिए, R और डेल्टा R, बताओ एक डायरेक्शन में है या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R प्लस वेक्टर डेल्टा R बराबर, अब देखो इन दोनों के हेड मिल गए, इट मीन्स ये इन दोनों के अपोजिट है, तो ये हो गया वेक्टर R डैश। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा R, ये हो जाएगा R डैश माइनस R। आया समझ में।
वेक्टर एडिशन लॉ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और मैंने कहा भी था अगर आपको वेक्टर जो एडिशन लॉ है वो निकालना नहीं आया तो आप आगे प्लेन में मोशन को स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ हर जगह वेक्टर ही काम में आएगा। तो आप लोग, अगर आपको उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार उस पर प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, तो ये आ गया डेल्टा आर। बताओ यही है या नहीं, आर डैश माइनस वेक्टर आर, यही है। चलिए, हमें मिल चुका है विस्थापन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पी से पी डैश की ओर। अब देखो हमारी जो इक्वेशन 2 है, ठीक है, उसमें हमें आर डैश है और आर है। अगर हम इसको क्या करें, कंपोनेंट्स के रूप में लिखें, एक्स वाई के रूप में लिखें, तो बताओ कैसे लिखेंगे। हमारा जो पी या हमारा जो आर वेक्टर है वो पी का पी है, पी तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स वाई। आर डैश के हम क्या मान लेते हैं, यानी कि पी डैश, उसके हम मान लेते हैं एक्स डैश और वाई डैश, मान सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया, आर को लिखेंगे एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, सही लिखा ना हमने, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लिखा था ना, मैंने बताया था आर को एक्स वाई के रूप में कैसे लिख सकते हैं, माइनस है इसलिए माइनस, फिर आर को लिखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखिए आई कैप के कंपोनेंट्स को एक जगह कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग चाहे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करिए, डेल्टा आर बराबर आई कैप के जो कंपोनेंट्स उनको एक जगह लिखिए, क्या है, एक्स डैश माइनस एक्स, ये देखिए एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। यहाँ से एक स्टेप ये लिखी जा सकती है, यस लिखी जा सकती है। बस x माइनस एक्स डैश, यानी कि x में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा x, जो हमने डायग्राम में भी बता दिया क्या है। तो इसको लिख दिया डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप, और ये आ गया हमारा विस्थापन सदिश। किसी प्लेन में गति कर रहे कण के लिए विस्थापन जो सदिश होता है वो होता है उसके x कोऑर्डिनेट्स में कितना चेंज हो रहा है प्लस उसके y कोऑर्डिनेट्स में कितना चेंज हो रहा है उसके बराबर होता है। ओके बच्चों, चलिए अब जब विस्थापन सदिश मिल चुका है, अब जहाँ डेल्टा x और डेल्टा y क्या है वो आप लोग लिख सकते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स और वाई डैश माइनस वाई। अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी। क्या निकालेंगे बच्चों, वेलोसिटी। भाई विस्थापन ही इंपॉर्टेंट था, वेलोसिटी तो हमें पता है क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो बस अब तो परिवर्तन की दर ही तो करना है। हम जानते हैं कि वस्तु के विस्थापन जो है उसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होती है वही हमारी वेलोसिटी वेग कहलाती है। अब आप लोग यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा कि डायरेक्ट लिखने चल गए, डेफिनेशन आपको लिखनी है। भाई आप जानते हो, एग्जामिनर थोड़ी जानेगा, और जानता भी होगा तो वो तो ये जानना चाहेगा ना कि आपको कितना पता है। तो डेफिनेशन आप हर जगह लिखिए, ठीक है। हो सकता है आप कॉपी में मत लिखिए भले इसे, लेकिन एग्जाम में आप एक ही डेरिवेशन करते हो तो उसमें आपको हर चीज़ डिटेल में बतानी होती है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हमने निकाल लिया औसत वेग, या सिंपल वेग भी कह सकते हैं। क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। भाई हमारा यहाँ पे विस्थापन क्या है, अब की बार डेल्टा आर वेक्टर और डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, कहाँ से, इक्वेशन अभी जो हमने निकाली है उससे, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। दोनों को अलग अलग कर दीजिए। भाई डेल्टा टी दोनों के नीचे है तो हम ले जा सकते हैं ना, ये अलग कर दिया, ये अलग। अब बताओ ये फॉर्मूला भी कुछ बन रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स दिशा में जो विस्थापन में चेंज हो रहा है समय के सापेक्ष, तो इसको हम वी एक्स नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना। इसको हम वी वाई नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो बताइए हमारा वेलोसिटी जो प्लेन में है वो क्या आ गई, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मैंने बार औसत वेग के लिए लगा दिया, आप सिंपली वेलोसिटी भी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आ गया हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला। v की दिशा क्या होगी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है उसी दिशा में हमारी वेलोसिटी होगी, यानी कि v की दिशा डेल्टा r की दिशा में होगी। चलिए अब देखो,
अब हमें निकालना तात्क्षणिक वेग। बताया था हमने क्या होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग होता है किसी पर्टिकुलर क्षण के ऊपर वेग, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो वेग होता है। और मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, अचानक से किसी ने आपको फ़ोन करके पूछा कि बताओ अभी तुम्हारी स्पीड क्या है, तो उस टाइम के ऊपर आपने उसको जो स्पीड बताई वह स्पीड आपकी तात्क्षणिक वेग कहलाएगी ना। ऐसा तो नहीं कि आप पूरे रास्ते उसी वेलोसिटी से जा रहे हो, नहीं ना, चेंज होती रहती है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारी वेलोसिटी जो होती है उसे हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, अब तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं हम? भाई इसकी लिमिट कर दीजिए। पर्टिकुलर क्षण की बात करते हैं तो लिमिट कर दी, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल आर ओवर डेल टी। और इसको हमने बताया था कि इस चीज़ को हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया डी आर ओवर डी टी। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? डी आर ओवर डी टी। चलिए अब देखिए, हम लोग कुछ डायग्राम्स बनाते हैं और कुछ डायग्राम्स बनाते हुए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ, जैसे पहले हमारा जो भी पार्टिकल है वो पी पर है और P1 पे पहुंच गया। ठीक है, वही R और R1, अब की बार हमने R डैश की जगह R1 ले लिया, हम P1 ले रहे हैं तो R1 ले लिया। V की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी। अब क्या हुआ, हमारा जो पार्टिकल है, मतलब ये दूरी हम घटा रहे हैं, विस्थापन जो है हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कि पहले इसने इतनी दूरी तय करी, अब ये थोड़ी कम दूरी तय कर रहा है, तो डेल्टा आर की डायरेक्शन ही हमारी क्या होगी? V की डायरेक्शन। फिर ये और पास में आ गया तो भी यही डायरेक्शन होगी। एक कंडीशन ऐसी आई कि ये जो पी बिंदु जो हम लेके चल रहे हैं, P डैश, P1 P2 P3, वो P पर ही पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? P पर ही, यानी कि यहीं पर ही आ गया। तो अब बताओ इस कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी होगी, ये डायरेक्शन थोड़ी सी गलत दे रखी है। हमेशा आपको पता है कि हम लोगों ने कहा था कि एक्स-रे ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी के बारे में पता चलता है ना। और हमारी जो वेलोसिटी होती है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। जो भी हमारा कर्व होता है उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो अब बताओ इस कर्व की स्पर्श रेखा क्या है? ये तो यही तो होगी हमारी V की डायरेक्शन। तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी जो भी वेलोसिटी है वो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब P और P डैश एक दूसरे पर आ जाएंगे तो जो भी हमारा कर्व है उसी के अनुदिश हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। और ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 3rd चैप्टर में। ठीक है, तो ये 4 डायग्राम्स है, बस इनमें यही समझने का था कि V की डायरेक्शन हम कैसे दें। अब देखिए इस डायग्राम में क्या हम ले रहे थे वो चीज़ बता रखी है कि किसी क्षण t पर कोई कण है जो बिंदु P से चला और वस्तु की स्थिति समय के साथ डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 के साथ P1 P2 P3 है। इस समय में कण का विस्थापन डेल्टा R1 R2 डेल्टा R3 है। चित्र ABC में घटते हुए, मतलब समय जैसे जैसे घट रहा है, यानी कि डेल्टा T1 बड़ा है, फिर डेल्टा T2 छोटा है, डेल्टा T3 और भी छोटा है। समय घट रहा है क्योंकि बिंदु P आ रहा है पास में। इसके लिए कण के जो औसत वेग है उसकी हमने दिशा को बताया है, जो हम लोग अभी देख चुके हैं। जैसे ही हमारा समय 0 हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा? विस्थापन भी 0। देखिए अब बताओ यहीं P है और यहीं P डैश है, तो विस्थापन भी तो 0 की ओर चला गया ना। इट मीन्स क्या हुआ? डेल्टा R पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश हो गया पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश। अतः पथ के किसी बिंदु पर जो वेग होगा वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। और यही तो चीज़ मैंने आपको बताई है कि हमेशा वेलोसिटी की जो डायरेक्शन हम लेंगे वो जो भी हमारा पथ है उसकी टेंजेंट के दिशा में लेंगे। जो भी टेंजेंट होती है उसी दिशा में लेते हैं, जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होगी। चलिए अब हमारा V क्या निकल चुका है बच्चों? dr ओवर dt। ये तात्क्षणिक वेग है ना, जिसे हम वेग भी कह देते हैं। dr और d फॉर्म वैल्यू पुट कर दीजिए। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल x ओवर डेल टी आई कैप प्लस डेल y ओवर डेल टी जे कैप। अब हम इस लिमिट को अलग अलग लगा सकते हैं। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है ना कि बीच में अगर प्लस साइन हो तो हम इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं।
हमने अलग अलग लगा दिया। चलिए, तो ये हो गया dx ओवर dt आई कैप प्लस dy ओवर dt जे कैप। dx ओवर dt क्या होगा, x दिशा में वेग ही तो होगा, तो ये हो गया vx आई कैप और vy जे कैप। ठीक है, जहाँ vx क्या है, dx ओवर dt। यानी कि यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई आपको, वो ये समझ में आई कि अगर आपको प्लेन में किसी पार्टिकल की गति का अध्ययन करना है और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका एक्स दिशा में वेग कितना है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि उसके एक्स दिशा में कोऑर्डिनेट्स में टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, dx ओवर dt। सिमिलरली y में पूछा जाए तो dy ओवर dt। जब आप vx निकाल लो और vy निकाल लो तो बताओ अगर आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जाए, परिणामी वेग पूछा जाए, तो हम लोगों ने परिणामी सदिश निकाला था ना, याद है ना कैसे निकालते थे, आई कोऑर्डिनेट का जो भी होता है कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, कितना हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। और tan थीटा क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y पे क्या है vy, x पे क्या है vx, तो ये हो गई इसकी दिशा। यहाँ से थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स vy अपॉन vx। बताओ ये डेरिवेशन है ना आसान, कहीं भी आपको हार्ड लगा, अगर वेक्टर्स अच्छे से आते हैं, थर्ड चैप्टर अच्छे से आता है तो नहीं ना। चलिए, यानी कि vx vy क्या होंगे, जैसे कोई पार्टिकल है p, ये एंगल है थीटा, ये तो है इसका x दिशा में वेग vx आई कैप, ये है y दिशा में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा v, तो vx। बताओ अगर इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो, थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ, ये चीज़ भी हमने लिखना सीखी थी, याद करिए, कुछ ऐसा था जैसे अगर ये चीज़ r थी और ये एंगल थीटा था, परिणामी x दिशा से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैंने बताया था क्या कि जिस दिशा में थीटा होता है, x जिस दिशा में होता है उस दिशा में उसका x कॉम्पोनेंट आता है, तो r का x कॉस कॉम्पोनेंट क्या होगा, r कोस थीटा, ये आ गया x डायरेक्शन में, और y में क्या होता है r साइन थीटा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये डायग्राम ऐसे हो जाए तो तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, वही फॉर्मूला आपको अपनाना है, थीटा जिस एक्सिस के साथ होता है उस पर आपको लेना है उसका कॉस कॉम्पोनेंट, तो इधर लिखोगे आप r cos थीटा और इधर लिखोगे आप r sin थीटा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो थीटा देखना है कि थीटा किस एक्सिस के साथ में बन रहा है, वहाँ लिखिए cos, उसके परपेंडिकुलर साइन, तो ये v इस vx के साथ या x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बताइए vx कितना हो जाएगा, v का cos कॉम्पोनेंट, v cos थीटा होगा ना। चलिए, सिमिलरली vy क्या हो जाएगा, v sin थीटा, तो आपको ये कॉम्पोनेंट्स लिखना भी आना चाहिए, आगे बहुत काम में आएगा ये। चलिए, हम लोग प्लेन मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं, वेलोसिटी भी निकाल चुके हैं, तो अब देर किस बात की है, एक्सेलरेशन भी निकाल लीजिए। चलिए, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यही तो होता है, यानी कि a होगा डेल v ओवर डेल t, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल आगे है ही vx आई कैप प्लस vy जे कैप अपॉन डेल्टा t, अलग अलग कर दीजिए, तो ये आ गया डेल vx ओवर डेल t आई कैप प्लस डेल vy अपॉन डेल t जे कैप। ये क्या होगा बताओ, ये ax है या नहीं है ना, तो ये आ गया ax आई कैप प्लस ये क्या है ay जे कैप। चलिए, त्वरण, अब ये जो हमने एवरेज त्वरण निकाला है, इसी की अगर हम लिमिट ले ले, तात्क्षणिक त्वरण निकाले, तो वो त्वरण के बराबर होती है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल v ओवर डेल t, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और लिमिट को अलग अलग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ax आई कैप प्लस ay जे कैप। आ गया, ax क्या है, x दिशा में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, और ay क्या है, y दिशा में वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, तो ये आ गया हमारा
त्वरण। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे त्वरण चाहिए विस्थापन की फॉर्म में, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो भी हमारा x होता है उसका सेकंड डेरिवेटिव हमारा त्वरण होता है ना। तो ये d2x ओवर dt2 भी आप कर सकते हो और d2y ओवर dt2 भी आप कर सकते हो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि जो v होता है वो dx ओवर dt होता है और जो a होता है वो dv ओवर dt होता है ना। अब v की वैल्यू यहाँ से इसकी पुट कर दीजिए, तो ये d2 ओवर dt2 होगा, नहीं होगा, और x आ जाएगा। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में ओनली x दे और आपसे पूछे कि बताइए इसका एक्सीलरेशन कितना है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसका 2 बार डेरिवेटिव कर दीजिए। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और आप लोगों को इतना आ गया जो हमारी फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है ना। तो बस 2 बार डेरिवेटिव कर दीजिए x का तो ax मिलेगा, 2 बार y का डेरिवेटिव कर दीजिए तो y मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, चलिए अब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। बताइए जो हमारा एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी में जिस दिशा में चेंज हो रहा है उसी दिशा में तो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी, डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी नहीं होगी? अब देखिए इन डायग्राम को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे इन डायग्राम पे वापस और फिर समझेंगे कि हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे क्यों दी, इसमें ऐसे क्यों दी, इसमें ऐसे क्यों दी। चलिए देखो, ये है आपका v, है या नहीं, और ये है आपका v डैश है। तो बताओ डेल्टा v क्या होगा? v से v डैश की तरफ ही डायरेक्शन होगी और डेल्टा v की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी एक्सेलरेशन की होगी ना। अब मुझे डेल्टा v की डायरेक्शन वैसे तो हमें पता है कि ये होगी, वेक्टर लॉ से भी निकाल लीजिए। डेल्टा v बराबर क्या होता है? v डैश माइनस v, यही तो होता है। यहाँ से बताओ, ये देखो v और डेल्टा v एक ही दिशा में है इसलिए ये लिख दिया, ये आया v डैश के बराबर। अतः a की जो डायरेक्शन होगी वो डेल्टा v की दिशा में होगी और डेल्टा v की डायरेक्शन कैसे जा रही है? ऐसे, ये डायरेक्शन। तो बस इन डायग्राम में भी इस कंडीशन में डेल्टा v की दिशा ये, तो a की दिशा ये। इस कंडीशन के लिए मतलब इसी वही डायग्राम है जो अभी अभी हमने उसके लिए पढ़े थे, P बिंदु और P1 P2 P3 के लिए। धीरे धीरे P1 P2 P3 P पर आ रहे थे, वही केसेस है, ठीक है। बस आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पे बतानी है। पहले यहाँ पे है P1 तो ये हो गया v डैश, ये है v तो ये होगी डेल्टा v या a की डायरेक्शन। फिर ये और किसक के आ गया, तो टेंजेंट की दिशा में तो होता है, ये हो गया v, ये v डैश तो ये डायरेक्शन। फिर ये और आ गया तो ये डायरेक्शन, और जब ये इसी कंडीशन पे आ गया तो डेल्टा v तो चला गया इधर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी a की, ठीक है। डायरेक्शन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, आपको वेक्टर एडिशन लॉ आना चाहिए बस। चलिए, अतः 1D मोशन में वस्तु का जो वेग है और जो त्वरण है वो सदैव एक सरल रेखा में होता है। जब हमने 1D मोशन की बात करी थी, याद करिए, ठीक है, 1D मोशन का मतलब केवल एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, यानी कि एक सरल रेखा के अनुदिश। तो हमने देखा था कि चाहे वेग हो चाहे त्वरण हो, हमें एक ही दिशा में मिल रहे थे, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ऐसे मिल रहा था। भाई हम एक ही तो बात कर रहे थे, एक्स पे चल रहे थे, ये तो एक्स का पॉजिटिव था और ये एक्स का नेगेटिव। हमने कहीं भी वहाँ एक्स और वाई दोनों की बात करी नहीं ना, वे या तो एक ही दिशा में होते थे या फिर एक दूसरे के विपरीत होते थे। लेकिन 2D और जो 3D मोशन, ये 2D है, इसी को हम 3D में भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या होता है बताओ, क्या आपको इन डायग्राम को देख के क्या आपके v की दिशा में आपको a मिल रहा है? नहीं ना, v ऐसे जा रहा है, a ऐसे जा रहा है, यानी कि ये किसी एंगल पर है, ठीक है। यानी कि वो एंगल 0 से लेके 180 डिग्री के बीच का कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो 2D और 3D मोशन में और 1D मोशन में क्या फ़र्क है? बस यही फ़र्क है कि वहाँ पर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो एक ही दिशा में मिल रहे थे दोनों, या एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन यहाँ वो किसी भी एंगल पर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, किसी भी एंगल पे
हो सकता है। और कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा वो एंगल? 0 से लेके 180 डिग्री तक। ओके बच्चों, आया आपको? आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से आते होंगे। चलिए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, इस तरह से आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है। चलिए, जहाँ टी, ये जो टी है इसका मतलब है समय, वो भी सेकंड में, और आर जो है वो मीटर में। क्या क्या पूछ रहा है? कण का वेग निकालिए टी समय पर, और कण का एक्सलेरेशन निकालिए। आर गिवन है, वेलोसिटी और एक्सलेरेशन आपसे पूछा जा रहा है। फिर दूसरा पूछ रहे हैं कि अगर t बराबर 1 सेकंड हो जाए, अगर हमारा समय 1 सेकंड हो तो उस कंडीशन पर वेग का परिमाण भी निकालिए और वेग की दिशा भी आप ज्ञात करिए। चलिए करते हैं। हमें पता है अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है तो वेलोसिटी क्या होती है? dr/dt होती है, यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका? r का। डिफरेंशिएशन करना तो आना ही चाहिए। r क्या है? 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। देखो यहाँ t नहीं है, ध्यान देना, और आपको t के रेस्पेक्ट में करना है, और r भी t का फंक्शन है। कैसे करते हैं? वही फॉर्मूला x की पावर n वाला। ठीक है, x की पावर n का करोगे तो कितना होता है? n x की पावर n-1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3t का आप करोगे तो 1 आगे आ गया और n की पावर 1-1 0, यानी कि ओनली 3 बचेगा। i का तो एज इट इज रहेगा। चलिए, प्लस इसका करोगे, देखो ये वाला फॉर्मूला अगर बच्चे भूल गए हो तो मैं याद दिला दूँ, ये होता है n x की घात n-1। रख लो यहाँ पे, n बराबर कितना है? t की पावर है 1, रखा 1, 1-1 0, t की पावर 0 कितना होता है? 1, और n आ गया 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो भी कांस्टेंट होते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जो भी उनमें कांस्टेंट आते हैं आप उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। इसलिए 3 को तो पहले ही बाहर निकाल लिया, और t का किया तो कितना आ गया? 1, आई कैप एज इट इज। प्लस अब करिए 2t स्क्वायर, 2 को तो बाहर रख लिया, n की जगह आ गया 2, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 और t की पावर 2-1, 2 2 जा 4 और t की पावर 1, तो ये आ गया 4t j कैप एज इट इज। 5 में t है ही नहीं, 5 में t है नहीं, तो मैंने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये कांस्टेंट ही तो है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। तो ये आ गया हमारा v ऑफ t। चलिए, अब वो ये कह रहा है, आपसे at भी पूछा है उसने, तो आप at भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ करा हुआ नहीं है। कैसे करोगे at? a ऑफ t होता है d/dt v ऑफ t। अब अगर आपने v निकाल लिया तो डायरेक्ट इसी का ही डेरिवेटिव कर दीजिए, और अगर आप v नहीं निकालते हैं तो आप r का 2 बार डेरिवेटिव करिए। इसका कर दीजिए, कितना आएगा? वैल्यू रख दीजिए, d/dt 3i कैप प्लस 4t j कैप। देखो यहाँ पे t का कोई फंक्शन नहीं है, इट मीन्स कांस्टेंट, यानी कि इसका तो हो जाएगा 0, प्लस 4t का कितना हो जाएगा? ओनली 4, तो 4j कैप। तो मेरा at कितना आ गया? at आ गया 4j कैप। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए, अब वो आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वो ये कि t बराबर 1 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी का परिमाण बताइए और उसकी दिशा बताइए। वेलोसिटी आपने निकाल ली, t बराबर 1 रख दीजिए, 1 रखा तो कितना आ गया? 3i कैप प्लस 4j कैप। इसमें तो t है नहीं, ये तो एज इट इज, इसमें t है, तो ये आ गया 4j कैप। अब आपको इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो हम सीख चुके हैं। i, j और k के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं, उनको ऐड करते हैं और उनका अंडर रूट लेते हैं। ले लीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। यहाँ से एक स्टेप और आएगी, वो क्या? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये आ गया 25 का अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5, और मीटर पर सेकंड
ये तो आपको यूनिट तो लगानी है, यहाँ भी लगाइएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विदाउट यूनिट फिजिक्स में किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा है ना हमने, तो यूनिट तो आपको लगानी ही है। चलिए, ये तो आ गया हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब उसने दिशा भी पूछी है, दिशा क्या होती है, वाई एक्सिस बटे एक्स एक्सिस, tan थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई क्या होता है, जो जे कैप का कॉम्पोनेंट होगा वही तो होगा, और वी एक्स क्या होगा, जो आई का है, 4/3। अब आपको tan थीटा बराबर 4/3 पता नहीं है कितना होता है, आप बिना कैलकुलेटर के ये नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते ना, तो आप इसको इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख के छोड़ दीजिए कि v की दिशा थीटा बराबर होगी, tan को इधर ले जाइए, tan इनवर्स 4/3। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हम लोगों ने मोशन, प्लेन में जो मोशन थे उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली है। यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों कैलकुलेट करें हैं। एक हमने क्वेश्चन भी किया है कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, वो हमने सॉल्व किया। बुक में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।